हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीसी क्लासेस। आज हम बात करेंगे समास और उसके भेद के बारे में कि समास क्या होता है, उनके कितने भेद होते हैं। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। समास जो होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहा जाता है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल से। यहाँ पे देखिए पद लिखा हुआ है। पद का जो अर्थ होता है, पद का अर्थ होता है विभक्ति के साथ आने वाला शब्द। ठीक ना? पद का अर्थ क्या होता है? विभक्ति के साथ आने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। विभक्ति के साथ आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो समास जो होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? समास कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? विभक्ति के साथ आने वाले शब्द। जो शब्द विभक्ति के साथ आता है, विभक्ति सहित होता है जो शब्द, उसे ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक ना? तो समास जो होता है वो पदों के मेल से बनता है। कम से कम कितना पद होना चाहिए? दो होना चाहिए। दो से अधिक पद हो सकते हैं। तो इसलिए डिफिनेशन कहता है समास का, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारा गंगा जल। क्या लिखा हुआ है? गंगा जल। तो गंगा का जल, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पदों का योग हुआ है। तो गंगा जल में क्या है? गंगा का जल जो होता है ये समास का क्या है? विग्रह है। समास जो होता है ये एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक ना? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी छोटा करना, संक्षिप्तीकरण। ठीक ना? समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या है? संक्षिप्तीकरण। याद रखिएगा इसको, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि समास शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। ठीक ना? तो समास जो है ये दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाला एक शब्द है। ठीक ना? जैसे यहाँ है गंगा जल, गंगा का जल, अनंत, नहीं अंत। ठीक ना? अगला देखिए, अब आता है समास का भेद। समास के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हो गया राजपुत्र, राजा का पुत्र, और भी इस तरह से आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। पीताम्बर हो गया, श्वेतांबर हो गया, ये सब किसका उदाहरण है? समास का उदाहरण है। समास का जो भेद है आगे हम लोग देखेंगे समास के भेद को। समास का भेद देखिए, समास के मुख्यतः चार भेद हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? चार भेद हैं। जैसे तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। देखिए बेसिकली समास जो होता है ये आप अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से पढ़िएगा कि किसी में समास का 6 भेद दिया हुआ होता है, किसी में 7 होता है, किसी में 4 होता है। तो यहाँ पे जो 4 दिया गया है ये 4 है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम लोग जो अलग अलग बुक में पढ़ते हैं कि किसी में 7 है, किसी में 6 है, तो इसमें क्या किया गया है कि तत्पुरुष समास को क्या कर दिया गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं समास का जो भेद है। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। और इन्हीं में तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो 4 + 3 कितना हो गया? टोटल 7 हो गया। तो इसीलिए किसी किसी बुक में आपको क्या मिलेगा? समास के 7 भेद होते हैं, किसी में समास के 6 भेद होते हैं और किसी में समास के 4 भेद होते हैं। और जिसमें समास का 4 भेद होता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है? तत्पुरुष में ही और बाकी बचे हुए तीनों भेद को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो तत्पुरुष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो 3 इधर हो गया और 4 ये, टोटल 4 3 7 भेद होते हैं समास के। याद रखिएगा समास के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। और यहाँ पे अगर मुख्यतः पूछा जाए तो मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, क्योंकि 3 भेद जो होता है वो तत्पुरुष का ही होता है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है। देखिए अभी हम पढ़े हैं समास का भेद। समास का कितना भेद है? 4 भेद है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जिसमें हमारा पहला है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास जो होता है वैसे समास को कहा जाता है जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा पद? अंतिम पद, यानी बाद वाला पद क्या हो? प्रधान हो। अंतिम पद का मतलब क्या हुआ? बाद वाला पद। समास में क्या, अभी तुरंत हम पढ़े हैं, देखिए डिफिनेशन क्या कहता है समास का? दो या दो से अधिक पदों के मेल से
बने वाले शब्द को, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पे कम से कम दो पद होना चाहिए, दो से अधिक पद हो सकता है। तो मान लीजिए कि दो पद है, तो एक होगा पहला पद, एक होगा दूसरा पद। पहले पद को ही कहा जाता है पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और बाद वाले पद को कहा जाता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक ना, या उत्तर पद भी कहते हैं। अंतिम पद को ही क्या कहा जाता है? उत्तर पद भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो समास का प्रकार है तत्पुरुष समास, ये समास क्या हो रहा है? इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। समास कई पदों से मिलकर के बना होता है, तो इसमें क्या होगा? आपका अंतिम वाला, सबसे अंतिम वाला जो पद होगा वो क्या होगा? आपका प्रधान होगा, ठीक ना। सबसे अंतिम पद, जिस समास का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास का क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होता है। तत्पुरुष समास का जो पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, वो क्या होता है? संज्ञा या विशेषण होता है। और अंतिम पद क्या होता है? वो प्रधान होता है। देखिए आगे कहता है, पुरुष समास में पहले पद की जो विभक्ति होती है, उसी विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। तत्पुरुष समास में पहले पद की जो विभक्ति होती है, उसी विभक्ति के नाम पर, उसी विभक्ति के नाम पर, यानी तत्पुरुष समास में पहले पद की जो विभक्ति होती है, उसी विभक्ति के नाम पर क्या होता है? तत्पुरुष समास का भी नामकरण होता है। तत्पुरुष समास में पहले पद की जो विभक्ति होती है, उसी विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। जैसे है गृह को आगत। आगत का अगर हम विग्रह करेंगे तो होगा गृह को आगत। गृहागत का विग्रह क्या होगा? को आगत। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ देखिए आपको कारक चिन्ह दिख रहा है, विभक्ति चिन्ह जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा? विभक्ति चिन्ह। देखिए जैसे यहाँ पे है गृह, गृहागत का जब हम विग्रह करते हैं तो होता है गृह को आगत। आपको यहाँ को जो दिख रहा है ये क्या है? एक विभक्ति चिन्ह है। को क्या है? एक विभक्ति चिन्ह है, ठीक ना। तो आप अगर कारक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि को विभक्ति चिन्ह जो होता है वो कौन से कारक में होता है? कर्म कारक पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, इसी तरीके से होता है जिसको हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो को दिख रहा है आपको, ये कौन सा चिन्ह है? विभक्ति चिन्ह है। और कौन सा कारक से रिलेटेड है? तो ये कर्म कारक से रिलेटेड है। इसीलिए को चिन्ह जो होता है ये आपका होता है कर्म कारक में। और इसी आधार पे क्या किया गया है? ये जो गृहात है, गृहात का जब हम विग्रह करते हैं तो ये होता है गृह को आगत। और को जो है ये विभक्ति चिन्ह है और ये रिलेटेड है किससे? कर्म कारक से। इसीलिए इस तत्पुरुष का जो नाम रखा गया है, क्या रखा गया है? कर्म तत्पुरुष। क्या रखा गया है? कर्म तत्पुरुष। गृह को आगत। अब देखिए गृहागत, गृहागत जो है इसका जब हम विग्रह करेंगे तब पता चलेगा कि ये क्या होता है, किस समास से बिलोंग करता है, या इसमें कौन सा समास है, गृहागत में कौन सा समास है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम क्या करेंगे? इसका विग्रह करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? तत्पुरुष समास का, गृहागत का हमने विग्रह किया, तो हमें पता चल रहा है कि इसका विग्रह क्या हो रहा है? गृह को आगत। और यहाँ पे हमको दिख रहा है बीच में क्या है? को विभक्ति चिन्ह है। और को विभक्ति चिन्ह जो होता है कर्म कारक में होता है। इसीलिए इस तत्पुरुष समास का नाम क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। और पहला जो कारक होता है कौन सा होता है? पहला होता है कर्ता और दूसरा होता है कर्म। इसीलिए इसका देखिए नाम क्या रखा गया है? द्वितीय तत्पुरुष भी इसका नाम है। क्या नाम है? द्वितीय तत्पुरुष। याद रहेगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है सुख प्राप्त। पहला था गृहागत और दूसरा है सुख प्राप्त। तो सुख प्राप्त का जब हम विग्रह करते हैं तो हमें दिखता है सुख को प्राप्त। देखिए सुख प्राप्त का विग्रह क्या हो रहा है? सुख को प्राप्त। यहाँ भी हमारा जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को है। क्या है? को है। इसीलिए ये भी कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। या कर्म तत्पुरुष को ही हम क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। अगला है हमारे पास अकाल पीड़ित। ख नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है? अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित। देखिए यहाँ पे अकाल पीड़ित जो है, अकाल पीड़ित, इसका जब हम क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। अकाल पीड़ित का जब विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? अकाल से पीड़ित। अकाल से क्या है?
पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति क्या होगा, उसके पास अगर अकाली आ जाएगी, धन संपदा नहीं होगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, अकाल से पीड़ित हो जाएगा। तो अकाल पीड़ित का विग्रह क्या होगा, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से विभक्ति चिन्ह आ रहा है। कौन सा, से विभक्ति चिन्ह। और आप जानते हैं से विभक्ति चिन्ह किस में होता है, करण में होता है। करण कारक जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, से विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह करण में होता है, इसीलिए इस तत्पुरुष का नाम क्या रख गया है, हो जाएगा, ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। ठीक ना। अकाल पीड़ित जो है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है। ठीक ना। अगला है हमारा करुणापूर्ण। करुणापूर्ण, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो विग्रह कीजिए, करुणापूर्ण मतलब क्या, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। करुणापूर्ण समास का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है, करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पे भी से चिन्ह आ रहा है, कौन सा, से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, करुणापूर्ण कौन सा समास हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष को ही हम लोग क्या कहते हैं, तृतीया तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीया तत्पुरुष। अगला देखिए हमारे पास और एक एग्जाम्पल है, जैसे है हमारे पास कष्ट साध्य। क्या है, कष्ट साध्य। इसका जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, कष्ट से साध्य। क्या होता है, कष्ट से साध्य। यहाँ भी देखिए आपका कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से आ रहा है। और से विभक्ति चिन्ह किस में होता है, करण में। करण से पढ़े ना, करण से। कर्ता ने कर्म को, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण का विभक्ति चिन्ह से होता है। इसीलिए इस तरह का जो एग्जाम्पल आपको दिखे समास का, तो वो कौन सा समास का हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास का, जिसमें विभक्ति चिन्ह जो है वो अगर से रहेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। या करण तत्पुरुष को ही हम लोग क्या कहते हैं, तृतीया तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अगला देखिए हमारे पास है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गौशाला। क्या दिया हुआ है, गौ नंबर में गौशाला दिया हुआ है। तो गौशाला जो है इसका अगर विग्रह करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। अब विग्रह करके देखिए, गौशाला, तो इसका विग्रह क्या होगा, गाय के लिए शाला। गाय के लिए शाला। शाला का मतलब होता है घर, एक तरह से आलय होता है। तो गाय जहाँ रहती है उसको क्या कहते हैं, गौशाला कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौ के लिए शाला। तो ये क्या हो गया हमारा, के लिए चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है। कौन सा विभक्ति चिन्ह है इसमें, के लिए। कौन सा विभक्ति चिन्ह है, के लिए विभक्ति चिन्ह है। इसलिए आप पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि विभक्ति चिन्ह जो होता है, कर्ता ने, कर्ता के लिए कौन सा होता है, कर्ता कारक के लिए ने चिन्ह होता है। कर्म के लिए कर्ता ने कर्म को चिन्ह होता है, करण से। ठीक ना। और अगर आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह होता है, के लिए। संप्रदान के लिए चिन्ह होता है। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए। और यहाँ पे देखिए गौशाला का जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, के लिए चिन्ह आता है। इसीलिए ये गौशाला में कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक ना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, समास का नामकरण किया गया है विभक्ति चिन्ह के आधार पे। ठीक ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, पुत्र शोक। दूसरा एग्जाम्पल है पुत्र शोक। पुत्र के लिए शोक, इसका विग्रह करते हैं पुत्र शोक का, तो क्या होता है, पुत्र के लिए शोक। पुत्र शोक मतलब पुत्र के लिए शोक। तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या दिख रहा है हमें, के लिए चिन्ह दिख रहा है। और के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए। और के लिए जो है विभक्ति चिन्ह किसका होता है, संप्रदान का होता है। इसीलिए ये पुत्र शोक जो है इसमें कौन सा समास होगा, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। और या संप्रदान तत्पुरुष समास को ही हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। ठीक ना। अगला है हमारा अन्नहीन। घ नंबर में जो उदाहरण है तत्पुरुष का वो क्या है, अन्नहीन। तो देखते हैं ये कौन सा तत्पुरुष समास होता है। तो जब हम अन्नहीन का विग्रह करते हैं, अन्नहीन का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, तो क्या होता है, अन्नहीन। अब कोई व्यक्ति जिसके पास अन्न नहीं है तो वो क्या हो गया है, अन्न से हीन हो गया है, उसके पास अन्न नहीं है। तो इसका विग्रह करेंगे अन्नहीन का, तो क्या हो जाएगा, अन्न से हीन। अनाज से क्या है, वो हीन है, उसके पास अनाज नहीं है। तो अन्नहीन यानी अन्न से हीन। तो कौन सा चिन्ह आ रहा है इसमें, से विभक्ति चिन्ह आ रहा है। कौन सा, से विभक्ति चिन्ह। और से विभक्ति चिन्ह किसका होता है, अपादान का होता है। अपादान से पढ़ते हैं ना, अपादान से। तो यहाँ पे क्या हो गया, अन्नहीन का विग्रह करने पर इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से विभक्ति चिन्ह आ रहा है। इसीलिए अन्नहीन जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। या अपादान तत्पुरुष को ही हम लोग पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। अपादान तत्पुरुष को क्या कहा जाता है, पंचमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है धनहीन। अब जिसके पास धन नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, धन से हीन हो जाएगा। तो इसीलिए इसका विग्रह क्या हो रहा है, धनहीन का, धन से हीन।
क्या हो रहा है, धन से हीन। तो यहाँ देखिए ये क्या है, एक बृहत रूप में आपका दिया हुआ है और इसी का संक्षिप्त रूप क्या है, धनहीन। धन से हीन थोड़ा सा बड़ा है और इसी को हमने क्या कर दिया है, जोड़ करके छोटा कर दिया है, धनहीन बना दिया है। इसीलिए समास जो होता है वो संक्षेप होता है, ठीक ना। तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। तो यहाँ पे धनहीन है, धनहीन का विग्रह क्या हो रहा है, धन से हीन। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रही है से विभक्ति चिन्ह आ रही है। से विभक्ति चिन्ह होता है अपादान का, तो इसीलिए ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। या अपादान तत्पुरुष को ये हम लोग क्या कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। दयाहीन, दयाहीन, दया से हीन, कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए दयाहीन कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष समास। अब अगला हम लोगों के पास है मदिरालय। क्या है, मदिरालय। देखिए मदिरालय जो है, इसमें आप देखिएगा मदिरालय का जब हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, क्या हो जाता है, मदिरा का आलय। क्या होता है, मदिरा का आलय। तो यहाँ पे आप देखिए क्या विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसमें का विभक्ति चिन्ह आ रहा है ना, इसमें जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है वो आ रहा है का। तो का किसका होता है जी, ये होता है संबंध के लिए, ठीक ना। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो क्या होता है, का होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मदिरा का जब विग्रह करते हैं तो मदिरा का आलय होता है। यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, का आ रहा है, और का किसके लिए होता है, संबंध के लिए होता है। तो इसीलिए मदिरालय में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। या संबंध तत्पुरुष को ही हम लोग क्या कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है, या इसी को हम षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो मदिरालय में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। अगला है राजपुरुष, राजपुत्र। क्या है, राजपुत्र। तो यहाँ पे राजपुत्र का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, का विभक्ति चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है, का विभक्ति चिन्ह। तो का विभक्ति चिन्ह किसके लिए होता है, संबंध के लिए होता है। इसीलिए राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यार्थी, अब देखिए अगला है विद्यार्थी। तो विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, तो का चिन्ह, का विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसीलिए विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास का नामकरण जो है विभक्ति चिन्ह के आधार पर किया गया है। तो देखिए कई नाम से हम जान रहे हैं उसको, संबंध तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष हो गया, अपादान तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष हो गया। तो ये विभक्ति चिन्ह को देख करके हम लोग पता लगाते हैं ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा। अगला है 6 नंबर में आनंद मग्न। क्या है, आनंद मग्न। अगला है आनंद मग्न। आनंद मग्न का जब हम विग्रह करते हैं इस समास का तो क्या होता है, आनंद में मग्न। क्या होता है, आनंद में मग्न, आनंद में मग्न। तो देखिए कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। कौन सा, में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। और में विभक्ति चिन्ह किसका होता है, अधिकरण का होता है। किसका, अधिकरण में, ठीक ना। तो इसीलिए ये जो आनंद मग्न है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष। और इसी अधिकरण तत्पुरुष को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। अधिकरण तत्पुरुष को ही सप्तमी तत्पुरुष कहा जाता है। देखिए इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह आया था, में, और में होता है अधिकरण का, इसीलिए आनंद मग्न में कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष है। तत्पुरुष तो है ही, लेकिन तत्पुरुष में भी अलग अलग नाम रखा गया है। तो ये इसमें कौन सा समास हो गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ का जब हम विग्रह करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें इसका विग्रह होता है कुल में श्रेष्ठ। कुल श्रेष्ठ का अर्थ क्या हो गया, कुल में श्रेष्ठ। तो कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। कौन सा, में विभक्ति चिन्ह। में विभक्ति चिन्ह किसके लिए होता है, अधिकरण के लिए होता है। तो इसीलिए कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। या अधिकरण को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रेम मग्न। प्रेम में मग्न, कौन, प्रेम में मग्न। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है, में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। कौन सा, में विभक्ति चिन्ह आ रहा है। में विभक्ति चिन्ह आप जानते हैं अधिकरण के लिए आता है, इसीलिए ये जो आपका प्रेम मग्न है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा जिसमें आपका क्या होगा, को विभक्ति चिन्ह आएगा वो हो जाएगा कौन सा, कर्म। कौन सा हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। और जिसमें आपका क्या होगा, से विभक्ति चिन्ह आएगा। क्या आएगा, से विभक्ति चिन्ह आएगा, वो हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास या तृतीया तत्पुरुष समास। और कर्म तत्पुरुष समास को द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। जिसमें आपका के लिए विभक्ति चिन्ह आएगा उसमें कौन सा समास हो जाएगा, उसमें हो जाएगा आपका
चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। और जिसमें आपका से विभक्ति चिन्ह आएगा वो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? वो हो जाएगा अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास। और जिस तत्पुरुष समास में आपका का विभक्ति चिन्ह आएगा, कौन सा? का विभक्ति चिन्ह आएगा, तो उस वो तत्पुरुष समास जो है उसका नामकरण क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास, या उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण में हम बताए थे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पे संबंध बता रहा है राजा का पुत्र, तो ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास। और ये हम पता कैसे करेंगे कि संबंध है? ये विभक्ति चिन्ह दे करके, का विभक्ति चिन्ह रहेगा तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है, अगर आपको दिख जाए में विभक्ति चिन्ह तो हम लोग क्या पता करेंगे उससे? ये इसका नामकरण क्या हो जाएगा इस तत्पुरुष समास का? ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, या अधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम लोग क्या कहते हैं? सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो तत्पुरुष समास होता है इसका जो अंतिम पद होता है, कौन सा पद? अंतिम पद वही होता है प्रधान। अंतिम पद ही प्रधान होता है, शुरू का पद प्रधान नहीं होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। लास्ट वाला पद जो होता है ये प्रधान होता है। और इसका भी तत्पुरुष समास का उसके विभक्ति चिन्ह के आधार पे बहुत सारा नामकरण अलग अलग रूप में किया गया है, ठीक ना। तो वो भी हमने आपको दिखा दिया। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे देखिए कुछ और उदाहरण दिया गया है, जैसे ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त क्या है? समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह करते हैं तो से आता है, से ना आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? करण तत्पुरुष समास। और यहाँ देखिए आपका दान वीर, दान में वीर, दान में क्या है? वीर है, दान में वीर। आप देखिए में विभक्ति चिन्ह किसके लिए आता है? अभी तुरंत हमने आपको दिखाया है में विभक्ति चिन्ह जो होता है वो आता है आपका अधिकरण में। किसमें? अधिकरण तत्पुरुष में, या अधिकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दानवीर जो हो जाएगा ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी तरीके से जो भी आपको पूछा जाएगा उसका सही तरीके से विग्रह करके उसमें विभक्ति चिन्ह देख करके आप उसका नामकरण करेंगे, सही ऑप्शन का चयन करेंगे, सही आंसर का चयन करेंगे। देखिए तत्पुरुष समास में क्या है दिया गया है, यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है। तत्पुरुष समास कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण कारक के कारकीय चिन्हों को छोड़कर समस्त पद बनता है, और जिस कारकीय चिन्ह को छोड़कर बनता है उसी कारक की संज्ञा धारण करता है। मतलब इसमें आपका कारक का चिन्ह तो रहेगा, यानी विभक्ति चिन्ह तो रहेगा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। वो दिखेगा कब? जब आप उसका क्या कीजिएगा? विग्रह कीजिएगा। विग्रह करने के बाद ही वो आपको दिखेगा। तो इसीलिए ऐसे देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। जब हम क्या करेंगे? इस समास का विग्रह कर देंगे, इसको तोड़ेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है, तब हम उसका सही नामकरण कर पाएंगे। अगर से विभक्ति चिन्ह है तो करण तत्पुरुष समास, अगर में विभक्ति चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? वो अधिकरण तत्पुरुष समास, अगर आपका को विभक्ति चिन्ह है तो वो कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। इसी तरीके से हम विभक्ति चिन्ह देख करके क्या करते हैं? तत्पुरुष समास का नामकरण करते हैं। तो आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद क्या कहा जा रहा है? तत्पुरुष समास के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो तत्पुरुष समास का जो भेद होता है मुख्यतः 7 होता है। कितना होता है? मुख्यतः 7 होता है। लेकिन चूंकि 3 समास जो होते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नय समास। कौन कौन सा? कर्मधारय समास, द्विगु समास और नय समास, ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। इसीलिए तत्पुरुष समास में इन तीनों को रखा गया है और बाकी के इधर 4 अलग कर दिए गए हैं। तो 4 + 3 इधर तत्पुरुष समास में कितना हो गया? 3 हो गया। कर्मधारय, द्विगु और नय समास, और उधर कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 3 7, टोटल जो आपका समास होता है वो 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि समास जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तत्पुरुष समास भी 3 प्रकार के होते हैं। तो टोटल हो गया 4 3 7 प्रकार के होते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह की बातें लिखी हुई रहती हैं, ठीक है। किसी में 6 भी रहता है, 6 समास होते हैं, और किसी में 7 भी रहता है, किसी में 4 भी रहता है। जिसमें 4 रहता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है? तत्पुरुष समास को ही बांट दिया जाता है 3 प्रकार में। कौन कौन सा? कर्मधारय समास, द्विगु समास और नय समास। तो पहला समझते हैं हम लोग। पहला है हमारा कर्मधारय समास। तो हम लोग पहले समझेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। तो जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले, जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले क्या होता है? और दूसरे खंड में जिस
जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में, पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो, विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का क्या हो, संबंध हो, विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो। याद कर लीजिए इसको, जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में, पहले और दूसरे खंड में क्या हो, विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महान है जो आत्मा, तो क्या हो जाएगा, महात्मा। ये हुआ हमारा समास, और ये हुआ समास का, इधर जो है लिखा हुआ, ये हुआ समास का विग्रह, ठीक ना, ये हुआ समास और ये हुआ समास का विग्रह। तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन कौन सा, महात्मा हो गया, जैसे है कमल के समान नयन, तो कमल नयन, ठीक ना, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, इटीसी। और भी बहुत सारे होते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण, जैसे आपका नवयुवक होता है, नव है जो युवक, पीताम्बर होता है, पित है जो अंबर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, नील कमल, नील है जो कमल, महात्मा महान है जो आत्मा, का पुरुष, कुत्सित है जो पुरुष। ये सारे क्या है, कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। तो आपको ये समझ में आया। कर्मधारय समास का और भी बहुत सारा डिफिनेशन होता है, जैसे कर्ता तत्पुरुष को ही, कर्ता तत्पुरुष जो होता है, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा जोर इस पे दीजिएगा, ये है विशेष विशेषण या उपमान उपमेय, विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध, ठीक ना। ए जिस तत्पुरुष समास वाले शब्द के पहले और दूसरे खंड में, पहले और दूसरे खंड में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण में आप देखें, यहाँ पे क्या है, महात्मा, जैसे क्या है, महात्मा। महात्मा कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। इसका जब विग्रह करते हैं तो क्या आ रहा है, महान है जो आत्मा। तो ये आपको हमेशा दिखेगा, है जो, क्या दिखेगा, है जो। इसी से आप पहचान कीजिएगा कि बीच में क्या आ रहा है जो आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में ये सब मदद करता है। जब हम इस समास का विग्रह करेंगे महात्मा का, तो क्या हो जाएगा, महान है जो, है जो जैसे ही आएगा तो हम पता कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा समास, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, है जो। कमल के समान नयन, कमल के समान, या आपको क्या क्या दिखेगा, या तो दिखेगा है जो, या दिखेगा के समान, है जो या के समान, ठीक ना। इस सब से हम पहचान करते हैं कि ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा कि तत्पुरुष होगा, कौन सा होगा, उसी से हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए है जो, तो ये हो गया आपका कर्मधारय समास। और विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध बताता हो, ठीक ना, उसी से हम पता करेंगे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, परम है जो ईश्वर, क्या है, परम है जो ईश्वर। यहाँ भी देखिए है जो आया है, जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो क्या आ रहा है जो आ रहा है, परम है जो ईश्वर। तो है जो कौन सा समास, कर्मधारय समास, याद रखिएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। अगला है हमारा द्विगु समास। अभी तुरंत हम पढ़े थे तत्पुरुष समास के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार था कर्मधारय, दूसरा क्या है, द्विगु समास, दूसरा क्या है, द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास कौन सा हो जाएगा, वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। वह कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक। संख्या समझते हैं ना, गिनती जिसको बोलते हैं 1 2 3 4, यही होना चाहिए कर्मधारय समास। वैसा कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तो यहाँ पे देखिए आपको शुरू में ही दिख रहा है त्रि, त्रि का मतलब क्या होता है, इसका जब विग्रह कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 फलों का समाहार। त्रिफला का, त्रिफला जो समास है इसका विग्रह क्या हो जाएगा, 3 फलों का समाहार। देखिए यहाँ पे शुरू वाला पद आपको दिख रहा है त्रि, ये शुरू वाला पद है, संख्या को डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिनोट कर रहा है संख्या को। त्रि का मतलब क्या हो गया, 3 फलों का समाहार। तो ऐसा जो भी उदाहरण आपको समास का दिखे जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, याद रखिएगा द्विगु समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। और कर्मधारय समास जो होता है इसका पहला और दूसरा खंड जो होता है वो विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का संबंध बताता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और द्विगु समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला,
तीन फलों का समाहार, त्रिफला का विग्रह क्या हो जाएगा, तीन फलों का समाहार। दूसरा है पंचवटी, पंच मतलब आप समझते हैं पांच, संख्या डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये जो पहला पद है ये क्या है, पंच है यानी संख्यावाचक है। तो ये जो पंचवटी है कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास। पंचवटों का समाहार, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, पंचवटों का समाहार, पंचवटों का समाहार। विग्रह क्या हो जाएगा, पंचवटी का विग्रह हो जाएगा पंचवटों का समाहार। अगला देखिए, तत्पुरुष समास का ही प्रकार क्या है, नय समास। कौन सा समास, नय समास। नय का सीधा सा अर्थ होता है नहीं, निषेधवाचक, ठीक ना। जिस समास से आपको क्या हो, न का उच्चारण आपको दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे है जिस समास का पहला पद न ना अन, न ना अन यानी निषेधवाचक हो। कैसा हो, निषेधवाचक हो, नकारात्मक हो, निषेधवाचक हो या नकारात्मक हो, उसे ही कौन सा समास कहते हैं, नय समास। कौन सा पद रहता है, पहला पद, शुरू वाला ही पद ही कैसा दिखेगा आपको, या वहां पे नय होगा या क्या होगा, न होगा या अन होगा, नय होगा, न होगा या अन होगा, ये आपको लगा हुआ दिखेगा। क्या लगा हुआ दिखेगा, न ना अन, ठीक ना, न ना अन, इन्हीं सब में से कुछ लगा हुआ दिखेगा। और उससे आपको जो क्या होगा, उससे आपको निषेध का बोध होगा, नकारात्मकता का बोध होगा, नहीं का बोध होगा, ठीक ना। किसका बोध होगा, नहीं का, निषेधवाचक का बोध होगा। तो ऐसा समास जिसका पहला पद जो होता है न ना अन इत्यादि या निषेधवाचक होता है, नकारात्मक होता है, उसे ही क्या कहते हैं, नए समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख लीजिए, क्या है, पहला उदाहरण है अन्याय। क्या है, अन्याय। अन्याय में देखिए शुरू में ही लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए इससे क्या बोध हो रहा है, न न्याय। अन्याय का मतलब क्या है, न्याय नहीं हो रहा है, उसी को ना बोलते हैं अन्याय, बहुत ज़्यादा घोर अन्याय है, तो मतलब वहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है, तब तो हम बोल रहे हैं अन्याय है। तो नहीं आ रहा है, निषेधवाचक आ रहा है, नकारात्मकता आ रही है, तो इस समास से क्या नकारात्मकता प्रकट हो रही है। इसका जो प्रथम पद है, इसी के वजह से पहले पद से ही नकारात्मकता स्पष्ट हो रही है, तो इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नए समास। कौन सा समास, नए समास। कौन सा, नए समास हो जाएगा। जैसे है दूसरा एग्जाम्पल, नालायक। नालायक मतलब कोई चीज़ लायक नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नालायक ही ना बोलेंगे। लायक रहेगा तो अच्छा है, लायक नहीं रहेगा तो वो नालायक हो जाएगा। जैसे नौलायक, नालायक का विग्रह क्या हो जाएगा, नौलायक। अन्याय का विग्रह नौ न्याय, नालायक का विग्रह नौलायक। और जैसे है अनाचार, 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 अनाचार का क्या हो जाएगा विग्रह, अनाचार। ये सब किसके उदाहरण है, नए समास के, क्योंकि इन सभी के प्रथम पद, जितने ये जो समास हम अभी पढ़े हैं, अन्याय, नालायक, अनाचार, इन सब का प्रथम पद से कैसा बोध हो रहा है, निषेधवाचक, नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, नया समास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अभी जितना हम पढ़े हैं वो तत्पुरुष समास का ही प्रकार था। अब हम चलते हैं अपना मेन समास का जो दूसरा प्रकार है। टोटल 4 पढ़े थे, तो 4 में पहला था तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास को उधर 3 भागों में बांटे थे हम लोग, तो अगला है अव्ययी भाव समास। अव्यय आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जिस समास में क्या होता है पहला पद, जिस समास में क्या हो पहला पद, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, क्या हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और वह अव्यय हो या उपसर्ग हो। क्या हो, पहला पद प्रधान हो या वह क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो। उपसर्ग तो आप लोग समझते हैं, जो शब्द के क्या होता है, शब्द के आगे में लगता है, ठीक ना, आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अव्यय समास में क्या हो जाएगा, जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो या अव्यय हो या क्या हो, उपसर्ग हो। क्या हो, उपसर्ग हो। उपसर्ग तो आप लोग जानते हैं, जो क्या होता है किसी शब्दांश के पहले लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, जो किसी शब्द के पहले, शब्दों का ऐसा छोटा समूह शब्दांश जो क्या होता है किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो वो क्या होता है आपका उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आप देखिए यथाशक्ति, क्या है, यथाशक्ति, यथा
शक्ति, इसका अगर हम क्या करें विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, विग्रह करने पे ये क्या होगा, देखिए यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, यथा धन शक्ति। याद रखिएगा इसको, यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा, यथा धन शक्ति। तो यहाँ पे यथा जो है शुरू वाला ये जो पद दिख रहा है ये क्या है, अव्यय है या उपसर्ग है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाँ, अगला देखिए अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग, तो इसका जो पहला पद है वो क्या है, वो आपका अव्यय है या उपसर्ग है, इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए अगला ये प्रतिदिन, प्रतिदिन तो क्या होगा, प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन। यहाँ पे प्रति जो है ये क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है या अव्यय है, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आपका रहेगा यथा समय, तो ये भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिकूल, आजीवन, देखिए आजीवन है तो आजीवन में क्या हो जाएगा, आजीवन में देखिए आ शुरू में लगा हुआ है, आ जो है ये क्या है आपका उपसर्ग है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक ना, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है, जिसका पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और पहला पद क्या हो, या तो पहला पद प्रधान हो और वह क्या हो, अव्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रधान तो हो, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए, वही समास क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या है, ये पहला पद यथा जो है ये प्रधान है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या है आपका अव्यय भी है, यानी उपसर्ग भी है, अव्यय या उपसर्ग है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक ना, जैसे यहाँ है प्रतिदिन, तो प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रधान भी है और उपसर्ग भी है, इसीलिए कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। अगला है हमारे पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, देखिए द्वंद्व समास जो होता है ये आपका वैसा समास होता है जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो, वैसा समास जिसका दोनों खंड प्रधान हो, पूर्व भी और बाद वाला भी, उत्तर खंड भी और पूर्व खंड भी दोनों क्या हो, प्रधान हो, उसे ही क्या कहते हैं, और उनके बीच और छिपा हो, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं, और जो है योजक चिन्ह अगर छिपा हुआ रहता है तो उसे ही क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। वैसा समास जिसमें दोनों खंड प्रधान हो, शुरू वाला भी और बाद वाला भी, पहला पद भी और दूसरा पद भी क्या हो, दोनों क्या हो, प्रधान हो। ये आपको ऑब्जेक्टिव में खास करके पूछा जाता है, किस समास का दोनों खंड प्रधान होता है। याद रखिएगा, किस समास का दोनों खंड प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों खंड प्रधान होता है। और ये पहचानेंगे कैसे, तो उनके बीच में आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, और छिपा हुआ रहता है, योजक चिन्ह क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है, ये जो आपको डैश दिख रहा है, इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। और ये योजक चिन्ह किसको डिनोट करता है, और को डिनोट करता है। ठीक ना, जैसे है आपका एग्जाम्पल में लोटा डोरी, क्या है, लोटा डोरी, तो लोटा और डोरी, तो यहाँ और आ गया ना, जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, बीच में और आता है। तो वही कह रहा है डिफिनेशन में, जिस समास के दोनों खंड प्रधान हो और उनके बीच और छिपा हो, क्या है, और छिपा हुआ है। ये जो बीच में डेस आया है, योजक चिन्ह आया है, इसके वजह से यहाँ पे और का लोप हो गया है, छिप गया है, तो इसीलिए ये समास कैसा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। कैसा है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ये याद रखिएगा, लोटा डोरी, लोटा डोरी, तो इसका विग्रह करेंगे तो लोटा और डोरी, तो और आया ना, यही और छिपा हुआ था, इसी से पहचान हो गया ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और इसमें देखिए दोनों खंड प्रधान है, दोनों खंड का अपना अपना महत्व है, दोनों खंड प्रधान है। ठीक ना, लोटा भी और डोरी भी, तो इसीलिए ये कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। अगला देखिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। जैसे आपको पूछेगा निशा दिवा, निशा दिवा, तो निशा दिवा जो होता है इसके बीच में भी यहाँ पे क्या रहता है, आपका योजक चिन्ह छिपा रहता है। क्या रहता है, योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो उसी से क्या होता है, हम लोग पता करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, निशा दिवा जो होगा, यहाँ पे निशा और दिवा, निशा और दिवा, तो यहाँ पे निशा जो है इसका अर्थ होता है रात। यही चीज आपको ऐसे भी कभी कभी पूछ देता है, रात दिन। निशा दिवा का अर्थ क्या होता है, निशा का मतलब रात, दिवा का मतलब दिन, निशा का मतलब रात, दिवा का मतलब दिन। तो निशा दिवा, निशा और दिवा, निशा और दिवा,
रात और दिन, रात और दिन, रात दिन, रात और दिन, निशा और दिवा, निशा का मतलब रात, दिवा का मतलब दिन। याद रखिएगा ये दोनों तरीके से पूछा जाता है। ये समास जो होता है निशा दिवा के रूप में भी पूछा जाएगा, आपको रात दिन के रूप में भी पूछा जाता है। तो दोनों किसका उदाहरण है? दोनों द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोनों किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक ना। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो बीच में क्या है आपका, यहाँ पे और छिपा हुआ था, इसीलिए ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। और इसका दोनों खंड प्रधान है, राधा भी प्रधान है और कृष्ण भी प्रधान है। तो अगला चलते हैं, बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। याद रखिएगा, ऐसा समास बताइए जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो वो कौन सा समास है? वो है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अपितु बाहर से आकर के कोई पद प्रधान होता है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि बाहर से आकर के कोई पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए, आप देख करके ही पता कर लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। जैसे है गजानन, गजानन गज के समान आनन, गजानन गज के समान आनन, जिसका अर्थात गणेश। देखिए इस वर्ड को यहाँ पे जैसे ही हम पढ़े इस समास को, तो यहाँ से हमको दोनों पद, इसमें जो गज और आनन, गज और आनन जो है दोनों पद क्या है? प्रधान नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है? बाहर से आकर के कोई पद प्रधान हो रहा है, जैसे यहाँ है गणेश। क्या है? गणेश। तो गजानन का अर्थ क्या हो गया? गणेश। गजानन का अर्थ क्या हो गया? गणेश। और गजानन का विग्रह क्या हो गया? गज के समान आनन। गजानन का विग्रह क्या होता है? गज के समान आनन। और अर्थ क्या निकलता है इसका? गणेश। जैसे है वंशीधर, जो वंशी धारण करता है, अर्थात कृष्ण। कृष्ण ही ना वंशी बजाते हैं, तो वंशीधर कौन हो गए? वो हो गए कृष्ण, श्री कृष्ण। तो यहाँ पे कौन सा पद प्रधान हो रहा है? कोई बाहर से, दूसरा कोई बाहर वाला पद प्रधान हो रहा है। यहाँ पे जो है ना तो वंशी और ना ही धर, ये दोनों में से कोई प्रधान नहीं हो रहा है। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो बाहर से आकर के कोई पद प्रधान हो जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपको पूछेगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर, यानी जिसके सिर पर क्या हो? चंद्रमा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेव। तो देखिए बाहर से आकर के कोई पद यहाँ प्रधान हो जा रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर की। तो क्या चंद्र और शेखर दोनों प्रधान है? ना ही चंद्र प्रधान है, ना ही शेखर प्रधान है। कौन प्रधान है यहाँ पे? महादेव प्रधान हो जा रहा है। इसीलिए ये जो चंद्रशेखर है, ये कौन सा हो जाएगा समास? ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। याद रहेगा, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? वैसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अपितु बाहर से आकर के कोई पद प्रधान होता है, उसे ही क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शेखर पर, तो वो क्या कौन है? महादेव है। तो बाहर से ना कोई पद आकर के प्रधान हो रहा है, हमारे पास जो पद रहता है चंद्र और शेखर, ये दो पद हमारे पास थे, चंद्र और शेखर, इन दोनों में से कोई प्रधान नहीं हुआ। प्रधान कौन हो गया? महादेव। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। जैसे है हमारे पास, आप देखिए रहेगा चतुरानन, चार है आनन जिसके, चार है आनन जिसके, आनन का मतलब चतुरानन, चार है आनन जिसके, जिस आनन का मतलब होता है सिर। तो ये कौन हो जाएगा? ब्रह्मा। कौन होते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को क्या है? चार सिर हैं, चार हैं आनन जिसके। आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है, सिर होता है। तो चार आनन किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं, इसीलिए चतुरानन। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी आकर के प्रधान हो गए। चतुरानन में ना ही चतुर प्रधान हुआ, ना ही आनन प्रधान हुआ, तो यहाँ प्रधान कौन हो गया? ब्रह्मा। तो चतुरानन कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास। जैसे है वीणा, वीणा पानी, कौन सा? वीणा पानी। देखिए वीणा पानी जो होता है, वीणा पानी में आप देखिएगा तो दोनों में से कोनो पद प्रधान नहीं होगा, ना ही वीणा ना ही पानी। तो वीणा है पानी में जिसके, इसका विग्रह क्या हो जाता है वीणा पानी का? वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती, ठीक ना, अर्थात सरस्वती। इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? वीणा पानी, बहुव्रीहि समास। जैसे है नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, नील है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? वो हमारे शिव जी हैं, उन्होंने ही ना विष पिया था। तो नील है कंठ जिसका, कौन है? शिव जी।
दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 सिर किसके हैं, 10 मुंह किसके हैं, वो है आपके रावण के, यही ना है। 10 है आनन जिसके, आनन का मतलब क्या होता है, सिर, सिर, मुख जिसको बोलते हैं। तो 10 है आनन जिसके, दशानन अर्थात रावण। तो यहाँ पे ना ही 10 प्रधान है, ना ही आनन प्रधान है, प्रधान कौन हो गया, रावण, इसीलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो आगे इसका कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है कुछ समासिक पदों की सूची, जैसे है हमारे पास अनुचित, अनुचित, न उचित। यहाँ देखिए अनुचित में क्या आ रहा है, अ आ गया है और इसका अर्थ क्या हो रहा है, न हो रहा है। तो आप देखिए शुरू वाला आपका जो पद है इससे क्या डिनोट हो रहा है, आपका शुरू वाला पद ही प्रधान होगा, लेकिन इससे बोध क्या होगा, निषेध का, ठीक ना। और शुरू में क्या रहता है, हम बताए भी थे, न, ना, अन लगा हुआ रहे। तो आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसी से, और यहाँ देखिए है ना न, इससे ही यह पता कर लेते हैं कि निषेधवाचक है। तो कौन सा समास, नए समास हो गया। कौन सा समास, नए समास। कौन सा समास, नए समास। अगला है आजीवन, क्या है, आजीवन। देखिए यहाँ पे आजीवन है ना, तो कौन सा, यहाँ पे देखिए आप उपसर्ग देख रहे हैं, आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसी से पता कर लिए ये कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। आजीवन का अर्थ क्या होता है, विग्रह कीजिएगा तो जीवन भर, ठीक ना। अगला है आज कल, आज कल। तो ये इसमें देखिए आपका योजक चिन्ह छिपा हुआ है, जैसे आज और कल, आज और कल, इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। तो आज और कल, इसमें दोनों पद प्रधान है। देखिए आज भी प्रधान है, कल भी प्रधान है, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। जैसे है अनपर, क्या है, अनपर। तो आप अनपर में देखिए न पढ़ा, जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ रहेगा उसी को ना अनपर बोलते हैं। तो इससे क्या बोध हो रहा है, नहीं का बोध हो रहा है, नहीं पढ़ा लिखा। तो नहीं का बोध किस समास से होता है, अभी तुरंत हम बताए हैं किस समास से होता है, नए समास से होता है। यहाँ पे देखिए अन लगा हुआ है ना, हम बताए थे न, ना और अन जो होता है आपका शुरू वाला पद में लगा हुआ रहेगा, और इससे किसका बोध होता है, नहीं का, निषेध का बोध होता है, नकारात्मकता का बोध होता है। इसीलिए कौन सा समास हो गया, नए समास हो गया। कौन सा समास, नए समास। आप देखिए यहाँ पे आगे में लिखा हुआ भी है, अनपर जो है कौन सा समास है, नए समास है। अब है कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। यहाँ देखिए के समान बोले थे ना, है जो या के समान, ये सब अगर आपका कहीं विग्रह में आ जाए, विग्रह करने पर, तो आप देखिए वहां पे क्या आ रहा है, के समान आ रहा है, तो आप समझ जाइए कौन सा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास, ठीक ना। अगला है करुणापूर्ण, करुणा पूर्ण। देखिए इसका विग्रह करेंगे तो करुणा से पूर्ण, क्या है, करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पे से चिन्ह आ रहा है, तो से चिन्ह किस में आता है, तत्पुरुष में। और कौन सा तत्पुरुष, आप जानते हैं से चिन्ह किस में आता है, करण में। तो करण तत्पुरुष हो गया ये, कौन सा, करण तत्पुरुष। अगला देखिए काला पानी, काला है जो पानी। देखिए है जो आया, तो है जो किस में आता है, कर्मधारय में। तो काला पानी कौन सा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। तो आगे चलते हैं, कवि श्रेष्ठ, क्या है, कवि श्रेष्ठ। तो कवियों में श्रेष्ठ, क्या है, कवियों में श्रेष्ठ। तो में चिन्ह किस में आता है, अधिकरण में आता है। किस में आता है, अधिकरण में आता है। तो ऊपर में हम बताए थे में चिन्ह किस में आ रहा है, अधिकरण में। तो इसीलिए ये कवि श्रेष्ठ जो है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष तो होगा, लेकिन तत्पुरुष में भी कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक ना। अब देखिए अगला कहता है खगेश, अगला क्या है, खगेश है। तो देखिए खगों का इस है जो वह गरुड़, खगों का इस है जो वह। यहाँ पे देखिए खगेश में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, ना ही पूर्व पद ना ही बाद वाला पद। इसमें प्रधान कौन हो रहा है आकर के, गरुड़। देखिए अर्थ क्या निकल के आ रहा है, गरुड़। तो खगेश, खगों का इस है जो वह, खगों का इस है जो वह। खगों का यानी खग मतलब क्या होता है, पक्षी। पक्षियों का जो इस जो है, पक्षियों का जो राजा है वो कौन है, गरुड़ है। इसीलिए यहाँ पे खगेश में ना कोनो पद प्रधान नहीं है, ना ही प्रथम पद ना ही बाद वाला पद। इसीलिए कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, गंगा जल। अगला क्या है, गंगा जल। तो गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। अब देखिए का चिन्ह आ रहा है, कौन सा चिन्ह, का चिन्ह, गंगा का जल। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष का। किसका, षष्ठी तत्पुरुष का। और आप जानते हैं षष्ठी तत्पुरुष जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, गंगा का संबंध किससे है, जल से।
जल से ही ना है, तो संबंध बताने का काम कर रहा है, इसीलिए ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। कौन सा, संबंध तत्पुरुष, या इसी को हम बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं, ये सब याद रखिएगा। गौशाला, तो गायों के लिए शाला, गौशाला का अर्थ क्या हो गया, गायों के लिए शाला। तो गायों के लिए शाला मतलब गायों के रहने का जगह, तो गौशाला इसी को ना कहते हैं, जहाँ गाय रहती है उसको क्या कहते हैं, गौशाला। तो गायों के लिए चिन्ह किसके लिए आता है, तो आप जानते हैं के लिए चिन्ह किसके लिए आता है, जल्दी से बोलिए। ये हो गया आपका गौशाला, जो हो गया ये चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह आता है, के लिए चिन्ह आता है, तो ये कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष को ही कौन सा समास बोलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास भी बोलते हैं। तो अगला है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी कौन हो गया, गगन को चूमने वाला, तो ये भी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। अगला है हमारा चतुरानन, जिसके चार आनन हो, जैसे ब्रह्मा जिसके चार आनन, अभी तुरंत ऊपर में भी हम ये एग्जाम्पल दिए थे, चतुरानन जिसके चार आनन हो, चार मुख हो, वो कौन होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं। तो बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, ना ही प्रथम ना ही बाद वाला। तो अगला है ये गौरी शंकर, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, इसका जब विग्रह करेंगे गौरी शंकर का क्या होगा, गौरी और शंकर, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक ना। अगला है चक्रधर, चक्र को जो धारण करता है, अर्थात विष्णु, चक्र को धारण कौन किए हैं, विष्णु जी। तो यहाँ पे दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, तो कौन सा, बहुव्रीहि समासों का उदाहरण हो गया। जैसे है चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, तो कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं आ रहा है, चिन्ह आता तब ना हम तत्पुरुष समास में लेके जाते हैं। तो ये हो गया आपका चंद्रमुख, चंद्र सा मुख, तो कर्मधारय समास। और इससे कोई ऐसा थोड़ी है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, इसमें पद शुरू वाला पद जो है वो आपका क्या है, वो देखिए विशेष विशेषण या उपमान उपमय का बोध करा रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया कर्मधारय समास हो गया। जैसे चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, को चिन्ह आ रहा है, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। अगला है चरण स्पर्श, चरण, चरण का स्पर्श, चरण का स्पर्श, ये भी किस में जाएगा, तत्पुरुष समास में जाएगा। चौराहा, तो चौराहा, तो चार राहों का समाहार, तो चौ मतलब चार आ रहा है ना, संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्यावाचक कौन सा समास, द्विगु समास का उदाहरण हो गया। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाले को क्या बोलते हैं, तेल चट्टा बोलते हैं, तो तत्पुरुष समास, को चिन्ह आया ना, तो तत्पुरुष समास। अब ये आप पता कर लीजिएगा कि तत्पुरुष में भी ये कौन सा हुआ, तो ये आप करते रहिएगा। अब त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, क्या हो गया, तीन भुवनों का समाहार, तो त्रि मतलब तीन संख्यावाचक है, प्रथम पद संख्यावाचक है, तो हो गया द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अगला देखिए तीन चार, क्या है, तीन चार, तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह और छिपा हुआ है ना बीच में, तीन और चार, विग्रह करने पर तीन और चार, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। दिनानुदिन, दिनानुदिन, एक दिन के बाद एक दिन, एक दिन के बाद एक दिन, तो कौन सा हो गया, ये हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक ना। ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, दिनानुदिन। दया सागर, दया का सागर, तो का चिन्ह आ गया, तो तत्पुरुष समास। देवालय, देवता के लिए आलय, के लिए चिन्ह आया ना, तो मतलब ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। दक्षिण वासी, अगला क्या है, दक्षिण वासी, दक्षिण का वासी, के का चिन्ह आ गया, कौन सा चिन्ह, का चिन्ह, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, ठीक ना। और का चिन्ह है तो किसके लिए आता है का चिन्ह, आप बताइए जल्दी से, का चिन्ह किसके लिए आता है, चिन्ह पता है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, यही सब न चिन्ह होता है। तो इसी से हम लोग पता करते हैं कि का चिन्ह किसके लिए आता है, तो उसी आधार पे उस समास का हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण क्या है, आपका उदाहरण है दक्षिण वासी, दक्षिण का वासी, तो ये संबंध बता रहा है ना, दक्षिण से उसका संबंध बता रहा है, दक्षिण में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, दक्षिण वासी कहते हैं, तो संबंध बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक ना। और संबंध तत्पुरुष को ही हम लोग क्या कहते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इतना। और अगले वीडियो में हम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे, समाज से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो हम आपको डिटेल में करवा देंगे।
ठीक ना। और इससे आपका क्या होगा कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाइएगा तो कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी, चाहे बोर्ड एग्जाम देने जाइए 10th का या 12th का, या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे आपका बीएड एंट्रेंस होता है, डीएलएड का एंट्रेंस होता है, इन सब में कहीं भी जाइए, सीटेट वगैरह में जाइए, हर जगह आपको क्या होगा, इससे आसानी होगी, आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर करके आइएगा। तो हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहें डीसीसी क्लासेस के साथ।